तो मध्यकालीन भारत जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे, कब और इसके कारण क्या थे। तो ध्यान दीजिए, तो भारत पे जो था मध्यकालीन भारत में है, मध्यकालीन भारत की अगर बात करें, कालीन भारत की अगर बात करें तो इसमें जो भारत पे जो मुस्लिम आक्रमण होता है, भारत पर मुस्लिम जो आक्रमण होता है वो दो टुकड़ों में होता है। एक होता है अरब आक्रमण और एक होता है आपका तुर्क आक्रमण। हमने ये जितने भी वीडियो जो अभी हम आपको बता रहे हैं शॉर्ट में, ये इसकी पढ़ाई पहले हो चुकी है। इसमें से हम लोग देखेंगे डॉट डॉट करते हुए कि इसमें जो आता है भारत पर जो आक्रमण करने वाला जो सफल आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम से ही इसमें तो हो जाता है अरब आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था। तो ये तो है कासिम, लेकिन इसके बाद भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आप लोग नहीं जाने होंगे। तो हमारा पुराना वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसी के बीच में एक और शासक आता है जिसका नाम रहता है मोहम्मद गौरी। तो गौरी के बारे में हम लोग जानेंगे। गौरी जो था भारत पे टोटल 17 को आक्रमण किया था। कितने आक्रमण किया था? 17 आक्रमण किया था। अब देखिए, जो गौरी है वो 17 आक्रमण भारत पे किया, उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो आक्रमण निकल के आता है वो निकल के आता है आपका 16वां आक्रमण। 16वां जो आक्रमण था 1025 में सोमनाथ के मंदिर पे था। कौन से मंदिर पे था? सोमनाथ के मंदिर पे। इसके बाद 17वां आक्रमण होता है। 17वां आक्रमण जो होता है वो जाटों के विरुद्ध होता है, जाटों के विरुद्ध होता है। उसके बाद वो 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1030 में मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? ये 1030 में मृत्यु हो जाती है, गौरी की मृत्यु हो जाती है। गौरी की मृत्यु के बाद गौरी के 2 गुलाम थे। गौरी का अगर देखेंगे, गुलामों की अगर देखें तो 2 गुलाम थे। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था, और एक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नाम था। तो देखिए, ये 2 गुलाम थे। इसी के शासनकाल में यही जो अथी था, गुलाम जो था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को इसने क्या किया था? ध्वस्त किया था, खिलजी। अब खिलजी के बाद आते हैं तो ये क्या करती है, ये क्या करता है कि मोहम्मद गौरी की एक पुत्री होती है और उसी के साथ इसका विवाह हो जाता है। विवाह हो जाता है तो मोहम्मद का बन जाता है ये गौरी जो है, गौरी का बन जाता है, ऐबक बन जाता है दामाद। अब दामाद जब बनता है तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, इसका अगला जो उत्तराधिकारी जो निकल के आता है वो उत्तराधिकारी निकल के आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि वो गुलाम तो था ही, लेकिन उसकी बेटी से विवाह करने के बाद वो बन चुका था, अब दामाद बन चुका था। और दामाद बनते ही देखिए इसने एक वंश की स्थापना की जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें, यहीं से स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है गुलाम वंश से। तो इसका देखिएगा, पहले हम थोड़ा सा इसके क्या होता है वो फिल्म के आगे, फिल्म के शुरू में क्या चलता है, उसको क्या बोलते हैं, फिल्म के जो स्टार्टिंग में चलता है टेलर। तो उसके पहले की बातें जो हैं, इसको पढ़ाने से पहले हम आपको थोड़ा सा टेलर दिखाना चाहते हैं। दिल्ली जो सल्तनत है, इसमें देखिएगा तो 5 राजवंशों ने राज किया है। कितने राजवंशों ने राज किया है? 5। और इसका अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 1206 से लेकर पानीपत की पहली लड़ाई तक चलता है। 1206 से लेकर 1526 तक इसमें 5 राजवंशों ने राज किया है। कितने वंशों ने राज किया है? 5 में। तो 5 का एक छोटा सा ट्रिक आप देख लीजिए, आपको ज़्यादा ध्यान में रहेगा। उस ट्रिक का नाम है गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो, ये छोटा सा ट्रिक है। अब देखिए, गुलाब खिले तो सांस लो। अब इससे क्या बनेगा भाई? ये तो हम लिखवा दिए, इसी में आपका 5 राजवंश आ जाएंगे।
इसी में आपका पांचों राजवंश आ जाएगा। अब देखिए पांचों में से कौन कौन आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुलाम से। गुलाब से बनता है गुलाम। क्या बनता है? गुलाम। पहला जो वंश जो निकल के आता है, पहला जो दिल्ली सल्तनत का जो राजा निकल के आता है, उस पर किस वंश का शासक चला है? गुलाम का। दूसरा निकल के आता है खिलजी, खिलजी। और ये तो से बनता है तुगलक, क्या बन जाता है? तुगलक। अशरा से बनता है सैयद, क्या बन जाता है? सादिन। और लो से बनता है लोधी वंश, क्या बन जाता है? लोधी वंश बन जाता है। तो ये थे 5 दिल्ली सल्तनत के शासक थे। अब इस पांचों में से मैं आपको पढ़ा चुका था गुलाम वंश का, कुछ अधूरा हम बता चुके थे। तो आज हम लोग इसी गुलाम के वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुलाम वंश के बारे में, ये गुलाम वंश के बारे में ध्यान दीजिए। गुलाम वंश, देखिए गुलाम वंश का अगर संस्थापक की बात करें, गुलाम वंश के अगर हम लोग संस्थापक की बात करें तो ये संस्थापक निकल के आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या नाम है इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है। कोई दिक्कत? गुलाम वंश का संस्थापक का क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो था गौरी का, ये जो है ध्यान दीजिए, ये जो है गौरी का गुलाम था। क्या था? गुलाम। लेकिन बाद में उसकी पुत्री से शादी करके ये बन जाता है दामाद। क्या बन जाता है? दामाद। यही स्थापना किया है कौन से वंश पे? कौन सा वंश? गुलाम वंश की स्थापना किया है। ठीक इसी के बाद आइएगा तो अगला जो शासक निकल के आता है वो जब इसकी भी मृत्यु हो जाती है, इसके पीछे वीडियो पे बना चुका हूँ, इसकी भी जब मृत्यु हो जाती है तो इसका भी एक पुत्र होता है इल्तुतमिश, इसका एक होता है। इसके बाद इसका एक पुत्र होता है, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसका नाम रहता है आराम शाह। क्या नाम रहता है? आराम शाह। तो पहला अगर हम लोग शासक की बात करें गुलाम वंश का, तो पहला निकल के आता है कुतुबुद्दीन। दूसरा जो निकल के आता है ये बनता है आराम शाह, आराम शाह। लेकिन आराम शाह जो था अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था, क्योंकि इसकी जो पिता की जो मृत्यु हुई थी ये अचानक मृत्यु हुई थी जब इन्होंने लाहौर में घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तब उसके बीच में कोई उत्तराधिकारी रहता नहीं है। उसी के बीच में इसका एक पुत्र होता है जो अयोग्य शासक था। इसी का अयोग्य शासक का ही फायदा उठाकर इल्तुतमिश जो था ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश कौन था? ऐबक का गुलाम था। और अपने पिता से, अपने ये था कुतुबुद्दीन से मतलब बड़ा प्रेरित था। ये भी सोचा कि ये बड़ा डायरेक्टली आसान से राजा बन चुका है। अब इसका कारण क्या था कि ये इसकी बेटी से शादी किया, राजा बन चुका है, क्यों ना हम भी ऐसा करें। तो ये जो है इल्तुतमिश, इसका नाम होता है इल्तुतमिश। अगर तीसरे शासक की ओर हम लोग चले, इसका नाम होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश तीसरे शासक की ओर चले, क्योंकि ये सारा आपको पढ़वा दिए हैं। इल्तुतमिश जो होता है ये भी क्या करता है कि इसकी बेटी से विवाह करके, किसकी बेटी से? ऐबक की बेटी से विवाह करके, और ये बन जाता है राजा। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो बताइए। ये बन जाता है राजा। और इसके जो छोड़े गए सपने थे, जैसे कि छोड़े गए सपने में आप देखिएगा, एक अपने गुरु की याद में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु की याद में, जिसका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन्होंने एक कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, जो इसका आधारशिला इसने रखा था। और मात्र 2 ही मंजिल बनाया था, तभी इसकी हो जाती है मृत्यु चौगान खेलते समय। क्लियर है बात? है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने जो राजधानी है लाहौर से कहाँ हस्तांतरित किया? दिल्ली रखाया। हाँ, लाहौर से कहाँ रखा? दिल्ली रखा। और इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? सुल्तान की उपाधि धारण की। फिर इसी के बीच में एक घटना हो जाती है और ये दिल्ली पे जैसा ही राजा बन के शासक करने लगता है, उसी के बीच में चंगेज खां, कौन खां? चंगेज खां जो है वो
जलालुद्दीन मांगभरनी को पीछा करते हुए, उसको खदेड़ते हुए दिल्ली की ओर आ रहा था। उसी के बीच में जलालुद्दीन मांगभरनी ने जब इल्तुतमिश से शरण मांगा तो सबसे पहले तो वो शरण देने से मना कर दिया, शरण देने से मना किया और स्वयं को क्या पाया, सुरक्षित पाया। किससे? चंगेज खां से। सेम वही बात है कि स्वयं को रक्षा किया चंगेज खां का। कैसे? जलालुद्दीन मांगभरनी को शरण देने से मना करके। ये कंप्लीट होगी बातें। अब इसी के समय में कुछ कुछ प्रमुख बातें थी, जैसे कि हम लोग देखेंगे प्रमुख अंग इसने 3 ठो बनाया था। प्रमुख अंग इसके अगर देखेंगे तो 3 प्रमुख अंग थे। पहला 1, 2 और 3। ये 3 प्रमुख अंगों में से कौन था? एक था इक्ता व्यवस्था। क्या व्यवस्था था? इक्ता व्यवस्था। ये इक्ता व्यवस्था आखिर होता क्या है? तो इक्ता व्यवस्था इसलिए हुआ करता था किसमें, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा है इल्तुतमिश के शासनकाल में, तो उसको वेतन के बदले में क्या दिया जाता था? जमीन। वेतन के बदले में जमीन की व्यवस्था था, जिसको कहा जाता है इक्ता व्यवस्था। अगर हम आज आपसे पढ़ा रहे हैं तो आज तो आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कोई करता है, कोई नहीं भी करता है, लेकिन इल्तुतमिश के शासनकाल में अगर हम रहते तो आपको पढ़ाने के बदले में जमीन देना पड़ता। तो ये हो गया इक्ता व्यवस्था। एक था सेना का व्यवस्था किया था। सेना इनके पास थी लेकिन अस्थायी थी, जब जरूरत पड़ता था तब बुला लिया जाता था। जैसे कि आज के मजदूर लोग हैं, जैसे मान के चले हम कोई घर बनाना है तो मजदूर का क्या काम होता है, जब जरूरत पड़ता है तब बुला लेते हैं, नहीं पड़ता तो छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास जो मजदूर होती है वो होती है अस्थायी होती है। सेम उसी प्रकार से इसके भी सेना में जो था अस्थायी सेना था, और इसी सेनाओं में से एक 40 दल का बनाया था। जस्ट लाइक अभी जैसा मंत्री परिषद जैसा, जो भी निर्णय वगैरह लेना रहता था तो वो 40 दल से पूछ कर विचार विमर्श करके लिया जाता है। इल्तुतमिश लिया करता था। इसने मुद्रा प्रणाली भी लाया था। मुद्रा प्रणाली में इन्होंने सिक्का चलाया था। तो सिक्का देखिएगा, एक चला था टंका का और एक चला था जीतल। टंका और जीतल 2 याद रखिएगा, ये प्रश्न यहाँ से निकलता है। टंका और जीतल, कौन सा सिक्का? टंका और जीतल। तो टंका जो सिक्का था वो चांदी का था और जीतल जो सिक्के थे वो तांबा का था। अब जो हम यहाँ पे अनुपात लिखे हैं 1:48 का जो अनुपात है वो ध्यान दीजिए। 1:48 का जो अनुपात है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक चांदी का सिक्का अगर हम लेके आएंगे तो हमको तांबा का सिक्का कितना देना होगा? 48 को। जैसे कि अभी अगर हम लोग देखें डॉलर की अगर देखते हैं तो $1 80 रुपया के बराबर है। तो इसका रेशियो डॉलर और मुद्रा रुपया का कैसा रेशियो बनेगा? 1:80। चलिए, तो ये आपको बात क्लियर हो गया। इसमें पहला कहानी है, अगर हम इसको फिर से फर्स्ट पेज की ओर देखें तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश के इसके 3 प्रमुख अंग थे, इक्ता व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली और एक था सेना व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था में क्या होता था कि वेतन के बदले में जमीन दिया जाता था, वेतन के बदले में जमीन। सेना व्यवस्था में था 40 दल का गठन किया था, जैसे कि आज का मंत्री परिषद है। मुद्रा प्रणाली में था, इसने सिक्का चलाया था क्रय विक्रय करने के लिए, जिसमें एक टाका का सिक्का था, जिसका कौन से धातु का बना हुआ था? चांदी का बना हुआ था। एक जीतल था, वो बना हुआ था तांबा का। अगर एक चांदी का हम आपको इसे सिक्का फेंक दिए तो आप उन्हें सिक्के को फेंकेगा 48 को, तब जाकर बराबर होगा। तो ये था। इसके बाद अगर हम लोग देखें इसका न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। कौन सी व्यवस्था की बात करते हैं? न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। तो इन्होंने एक न्याय व्यवस्था लाया था। ये लाया था लाल कपड़ा ओढ़कर। अगर आप मस्जिद के सामने जाते हैं तो वहाँ पे सब लोग समझ जाएगा कि लगता कि इसको कुछ ना कुछ परेशानी है। तो ये लाल कपड़ा ओढ़कर अगर आप मांग करते हैं तो आपको सामने वाला जो राजा है वो समझ जाएगा कि इसको लगता है कि कोई कष्ट है। तो जैसा ही इसकी एक बेटी थी और कुछ बेटे भी थे, लेकिन उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान बड़ी चंचल थी। कहने का मतलब था कि मुसलमानों आप देखते हैं तो प्रदा प्रथा का प्रचलन था, लेकिन रजिया सुल्तान प्रदा प्रथा नहीं था। वो लड़कों की तरह रहना पसंद करती थी, टोपी लगाकर वहाँ दरबार वगैरह में चले जाती थी। और ये जो था, कहने का मतलब जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश का बड़ा ही गर्व था अपनी बेटी पे। तो वो कहा था कि अगर हम मर जाएंगे तो अगला जो उत्तराधिकारी जो बनेगी रजिया सुल्तान।
तो अब देखिए इसकी मृत्यु हो जाती है 1236 में, लेकिन शासिका किसको बनना था? रजिया सुल्तान को। लेकिन चालीसा दल वालों ने लड़की को शासिका बनाने से उसको मतलब खराब लग रहा था। जैसे नहीं लगता है कि एक मतलब हम लड़का सब हैं और वो लड़की रहेगी तो अजीब जैसा लगता है। तो उसी प्रकार से मतलब पुरुष प्रधानता में देखा गया कि लड़की कैसे बन सकती है। चालीसा दल वालों ने बरियारी इसी का जो भाई है, इसी का भाई रुकनुद्दीन, इसका भाई का क्या नाम है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बना दिया राजा। लेकिन ये क्या था? आयोग था। कैसा शासक था ये? आयोग, क्योंकि शासक ये था, आयोग था। अब आयोग शासक होने के बावजूद रजिया जो सुल्तान थी वो अपने पिता जो उनके कहे थे वो गई अथी के दिन, जुम्मा के दिन गई मस्जिद के सामने और लाल कपड़ा ओढ़ के मांग करने लगी कि राजा तो हमको बनना चाहिए था, हमारे पिताजी कह के गए हैं। वहाँ के जितने भी गांव घर वाले लोग थे रजिया सुल्तान को सपोर्ट कर दिए। तब रजिया सुल्तान बन जाती है राजा। और इसकी शासिका जो चलती है वो चलता है 1236 से लेकर 1240 तक। याद रखिएगा कहाँ तक चलता है? 1236 से लेकर 1240 तक चलता है। 1236 से अब देखिएगा दिल्ली सल्तनत की एक पहली एवं अंतिम शासिका बनी है महिला में। महिला की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? महिला की। दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी बनी है। इसके बाद इसी का एक देखिएगा तो इसमें क्या हुआ था कि इसका एक रजिया सुल्तान की एक फ्रेंड था जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत। इसका एक फ्रेंड था जमालुद्दीन याकूत। क्या किया कि इसने जलालुद्दीन याकूत को अश्वशाला का प्रधान बना दिया। अश्वशाला जैसे कि अभी समझिए उस समय अभी जैसे रक्षा मंत्री होता है उसी प्रकार से अश्वशाला को अभी समझिए। तो अश्वशाला को बना दिया, याकूत को बना दिया प्रधान। चालीसा दल को और नहीं, चालीसा दल को और आँख गड़ने लगा। तो यह क्या किया? ये अफवाह फैला दिया। किसको? याकूत के बारे में ये अफवाह फैला दिया कि ये इसका कोई चक्कर चल रहा है, लाल पीर हरियर वाला बात है। तो ये क्या करती है? खैर उससे उसका फर्क नहीं पड़ा। तो इसके बीच में एक युद्ध होता है। ये एक युद्ध करती है रजिया सुल्तान के शासक में। एक युद्ध होता है तबर हिंद के राजा थे जिसका नाम था अल्तुनिया। तबर हिंद के राजा कौन थी? तबर हिंद का राजा कौन था? अल्तुनिया था। अल्तुनिया से जब पराजित हो जाती है, पराजित होने वाली रहती है, तब दोनों कहते कि अब ऐसे पराजित हो जाएंगे तो हमको बना लेगा गुलाम, हमको बना लेगा दासी, तो क्यों ना हम क्या बन जाए, इससे कर लेते हैं विवाह। तो रजिया सुल्तान अल्तुनिया से ही कर लेती है विवाह। किससे विवाह कर लेती है? अल्तुनिया से इसका हो जाता है विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद कैथल के पास जब दोनों जा रहे थे तो डाकुओं द्वारा इसकी क्या कर दिया जाता है? हत्या किया जाता है। कैथल के पास डाकुओं द्वारा हत्या कर दिया जाता है। कई ऐसे भी पुस्तक हैं जिसमें कहा जाता है कि चालीसा दल वालों ने ही मरवा दिया है। कुछ ऐसे पुस्तक हैं कि इससे लूटपाट के माध्यम से डाकुओं ने इन दोनों की हत्या कर दी। किसको हत्या कर दी? रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को। अल्तुनिया कहाँ का शासक था? तो तबर हिंद का शासक था। ये हुई बातें। अब आते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश से थोड़ी सी उत्तराधिकारी की ओर और मूव करते हैं। तो इल्तुतमिश का अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो पहला जो उत्तराधिकारी निकल के आता है ये है जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसी को शासक बनाया था जो अयोग्य था। इसके बाद जो दूसरा शासिका बनी थी वो बनी थी रजिया सुल्तान। महिला में प्रथम और अंतिम थी। इसके बाद आया था बहराम शाह, उसके बाद आया अलाउद्दीन शाह, इसके बाद आया नसरुद्दीन शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन मसूद शाह, ये जो थे ये दोनों पोते थे और ये जो था पुत्र था, ये भी पुत्र था, जबकि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश का पुत्री थी। तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये देख लेते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के बारे में। अब समझिए नसरुद्दीन जो मोहम्मद शाह है तो गुलाम वंश का, ध्यान दीजिए कौन से वंश का? गुलाम वंश का 8वां शासक बना है। गुलाम वंश का ये 8वां शासक बना है और अपना जो जीवन यापन जो करता था, जीवन यापन अगर देखिएगा ये तो टोपी सी के करता था। इसलिए नहीं टोपी सीता था क्योंकि ये गरीब नहीं था, ऐसा नहीं था कि ये गरीब था, बस ये टोपी इसलिए सीता था
कि देखिए अगर कोई भी अगर राजा का जैसा टोपी रहेगा तो वो खरीदेगा, तो एक तो सबसे बढ़िया वो बहुत महंगा कीमत में बिकेगा। जैसे कि अभी आपने फिलहाल कुछ समय पहले आपने सुना था कि एक नरेंद्र मोदी का कुछ वस्त्र है जो लगभग 40 लाख के आसपास नीलामी हुआ था, याद है? तो ऐसा नहीं कि वो 40 लाख किसी का राजाओं द्वारा दिया गया, वो गिफ्ट के समान होता है। तो ये हो गया आपका टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। उसी के बीच में ये बलबन था, बलबन को बना दिया था वजीर। प्रधानमंत्री का जस्ट नीचे वाला पोस्ट होता है, ये राजा के जस्ट नीचे को बोलते हैं वजीर। ये क्या बना दिया? वजीर। किसको बना दिया? बलबन को। अब बलबन जैसा ही वजीर बना तो अपनी पुत्री से इसका करवा दिया विवाह। अपनी पुत्री से किसको करवा दिया? राजा का विवाह। अब यहाँ पे राजा के बारे में किसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं? नसरुद्दीन शाह के बारे में। अब देखिए राजा की हो जाती है कुछ समय बाद मृत्यु, और राजा के मृत्यु हो जाने के बाद जो अगला जो शासक बनता है, नेक्स्ट जो शासक बनता है वो बनता है बलबन। यानी राजा का ये कौन था? ससुर था। यानी नसरुद्दीन मसूद शाह का ये ससुर है बलबन, यही बनता है आपका शासक। और जैसा ही ये शासक बनता है तो एक प्रथा लाता है। ये प्रथा लाता है, कौन सी प्रथा लाता है? नौरोज और सजदा और पगबोश, सजदा और पबोश लाता है। इसने एक नीति भी अपनाती है, नीति अपनाता है जिसको नाम है लौ ए रक्त की नीति। लौ रक्त की नीति अपनाता है, बलबन द्वारा अपनाया जाता है। और ये स्वयं को सबको बताते फिरता है कि हम ईश्वर का प्रतिनिधि हैं। किसका प्रतिनिधि है? ईश्वर की प्रतिनिधि हैं, जिसको ईरानी भाषा में कहा गया है नियायत ए खुदाई। नियायत ए खुदाई, तो एग्जाम में आपको दे सकता है नियायत ए खुदाई। एक बात इसने और कहा है, ये कहा है कि ईश्वर का छाया है, यानी जिले इलाही। क्या कहा गया? अपने आप को कहा है जिले इलाही, यानी ईश्वर की परछाई। कंफ्यूजन नहीं है, ईश्वर की क्या है? परछाई के बारे में ये बात कहा है। तो ये था बलबन के बारे में। बलबन का थोड़ा सा और है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बलबन जो ऐसा ही बना तो जो चालीसा दल की जो स्थापना किया था इल्तुतमिश, इसको सबसे पहले समाप्त किया। चालीसा दल की समाप्त किसने किया? बलबन ने किया। इसके मृत्यु के बाद जो अगला जो शासक बनता है वो बनता है कैकुबार। क्या बनता है? कैकुबार, जो अयोग शासक था। कैसा शासक था? अयोग शासक था। तो और भी इसके बीच में शासक बने हैं, आप देखिएगा तो गुलाम वंश में कुल 11 शासक बने हैं, लेकिन हम उसमें से 5 से 6 ही आपको पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम से रहता है या एग्जाम में कभी न कभी पूछा है या पूछने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो उसमें से जब देखेंगे तो जो इसका अंतिम शासक बनता है, किस वंश का? गुलाम वंश का जो अंतिम शासक बनता है, इसका नाम है क्यूमस शमशुद्दीन। क्या नाम है? क्यूमस शमशुद्दीन नाम है। और इसकी हत्या कर देता है जलालुद्दीन खिलजी ने। कौन हत्या कर देता है? इसकी हत्या कौन कर देता है? जलालुद्दीन खिलजी ने कर देता है। जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर देता है जलालुद्दीन खिलजी ने। और ये हत्या होता है इसका 1290 में। और इसके बाद एक नए वंश का उदय होता है और वो वंश का नाम है खिलजी वंश। उस वंश का क्या नाम है? खिलजी वंश। जलालुद्दीन ने हत्या कर एक नए वंश की स्थापना करता है और वो वंश बनता है, नया जो वंश है उस वंश का नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश, जो हम लोग अगले जब वीडियो आएगा हमारा तो उसमें हम लोग बड़े ही संक्षिप्त और बड़े ही सटीक तरीके से पढ़ने जाएंगे खिलजी वंश के बारे में। तो उसमें और भी हम लोग देखेंगे और ये बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर होने वाला है औरों चैप्टर के अपेक्षा। तो